सोचो एक पल के लिए कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं, रंग, रोशनी, चेहरे, किताबें, रास्ते, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे। आपको सामने खड़ा इंसान दिख रहा है, पर उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहे। आप शब्दों को देख पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पा रहे। यही होता है जब आपकी आंखें तो ठीक होती हैं, लेकिन दिमाग वो धोखा देने लगता है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की और उसकी हैरान कर देने वाली ताकतों की, और इसे हमारे सामने लाते हैं ऑलिवर सैक्स, एक न्यूरोलॉजिस्ट, लेखक और एक बहुत ही संवेदनशील इंसान। उन्होंने पूरी जिंदगी दिमाग की अनोखी गुत्थियों को सुलझाने में बिताई, न किसी लैब में बंद होकर, बल्कि लोगों की जिंदगी को समझकर। उनकी किताबें सिर्फ न्यूरोसाइंस नहीं सिखाती, वो इंसानियत की गहराइयों को भी छूती हैं। द माइंड्स आई, यानी मन की आंख, एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि असली देखना आंखों से नहीं, दिमाग से होता है। और जब दिमाग का कोई हिस्सा धोखा देता है, तब बाकी हिस्से कैसे उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये है इसकी जादू भरी दुनिया। चलो एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक मशहूर पियानो बजाने वाली कलाकार थी, लिलियन। हर कोई उसके संगीत का दीवाना था, लेकिन अचानक एक दिन उसे पढ़ना बंद हो गया। शब्द उसके लिए धुंधले नहीं थे, बस अनजाने हो गए। डॉक्टरों ने कहा उसे अलेक्सिया हो गई है, यानी वो शब्द पहचान नहीं सकती। पर हैरानी की बात यह थी कि वह संगीत की स्कोर को अब भी पढ़ सकती थी। हर नोट, हर ताल उसे साफ सुनाई देता था। सोचिए, शब्द नहीं पढ़ पा रही, पर सुरों को पहचान रही है। यानी उसका दिमाग कह रहा था भाषा गई है, लेकिन संगीत अभी जिंदा है। और ऐसी ही दर्जनों कहानियां हैं इस किताब में। कोई है जो चेहरे नहीं पहचान पाता, माँ बाप, बीवी, खुद का चेहरा तक नहीं। कोई है जो देखता तो है, लेकिन फिर भी दुनिया की गहराई खो देता है। सब कुछ सपाट लगता है। और कोई है जो अंधा होने के बाद भी अपने मन की आंखों से यादों की तस्वीरें बनाता है। खास बात यह है, ऑलिवर सैक्स खुद भी इन कहानियों का हिस्सा हैं। उन्हें खुद आई कैंसर हुआ था। धीरे धीरे एक आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने खुद महसूस किया कि एक आम इंसान जब दृष्टि खोता है तो दिमाग कैसे नई दृष्टि बनाता है। ये किताब सिर्फ बीमारी की बात नहीं करती, ये बताती है कि इंसान टूटकर भी कैसे खड़ा रहता है। आपके अंदर कोई चीज कमजोर हो सकती है, पर दिमाग हमेशा रास्ता खोजता है। ऑलिवर सैक्स कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंसान का दिमाग कितना लचीला, भावुक और चमत्कारी है, तो द माइंड्स आई एक ऐसी किताब है जिसे सुनना आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस दिमागी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम आंखें नहीं, दिल और दिमाग से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, साइट रीडिंग। सोचिए, अगर आप आंखों से साफ साफ देख पा रहे हों, पर फिर भी आप कुछ पढ़ ना सकें, ना अखबार, ना किताबें, ना मोबाइल पर मैसेज, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब जरा सोचिए, अगर आप एक संगीतकार हों और अचानक एक दिन आपका दिमाग आपको शब्द पढ़ने से रोक दे, लेकिन संगीत की स्कोर, यानी हर सुर, हर ताल आप वैसी ही बजा सकें जैसे पहले बजाते थे। ये जादू नहीं है, ये इंसानी दिमाग की एक चौंकाने वाली हकीकत है। एक वर्ल्ड क्लास पियानो बजाने वाली कलाकार, उसके हाथों में जादू था। लोग कहते थे जब लिलियन बजाती है तो लगता है आत्मा को किसी ने छू लिया हो। पर 60 की उम्र के बाद लिलियन को एक अजीब सी दिक्कत होने लगी। वो अखबार पढ़ते पढ़ते रुक जाती, कभी शब्द गायब हो जाते, कभी वाक्य धुंधला पड़ जाता। जांच के बाद पता चला उसे अलेक्सिया विदाउट अग्राफिया नाम की न्यूरोलॉजिकल समस्या हो गई है। मतलब वो लिख सकती है, लेकिन पढ़ नहीं सकती। सोचिए, एक लेखिका या संगीतकार के लिए ये कितनी भयानक बात है। पर लिलियन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं पढ़ नहीं सकती, पर मैं अभी भी बजा सकती हूँ। संगीत की भाषा मेरी आंखों को नहीं, मेरे दिल को समझ आती है। वो अब भी पियानो की स्कोर देखती थी, हर सुर को पहचानती थी, और जब मंच पर जाती तो जैसे दिमाग खुद उस भाषा को समझने लगता। अब बात करते हैं दिमाग की। देखिए, हमारी आंखें केवल लेंस हैं, असल काम तो दिमाग करता है। दिमाग तय करता है कि जो देखा है उसे कैसे समझना है। लिलियन का विजुअल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो शब्दों को पढ़ता है, वो डैमेज हो गया था, लेकिन उसका ऑडिटरी और म्यूजिकल प्रोसेसिंग सिस्टम अब भी एक्टिव था। मतलब शब्दों का हिस्सा बंद हो गया, पर सुरों का रास्ता खुला रह गया।
इसीलिए वो संगीत को पढ़ पा रही थी, पर शब्दों को नहीं। दिमाग की सबसे खास बात यह है कि जब उसका एक हिस्सा कमजोर हो जाता है तो दूसरा हिस्सा उसकी मदद करता है। लिलियन ने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना। उसने बीमारी को एक बाधा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता माना। हम भी जब लाइफ में किसी कमजोरी से जूझते हैं तो हमें सिर्फ उसी पर फोकस नहीं करना चाहिए जो खो गया है, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए जो अब भी बचा है। लिलियन ने पढ़ना खो दिया, पर उसने संगीत को पकड़ लिया और उसी से दुनिया को छुआ। इस कहानी से हमें एक जबरदस्त सीख मिलती है। जिंदगी जब एक दरवाजा बंद करती है तो कई खिड़कियां खोल देती है। हर इंसान के पास कोई न कोई ताकत होती है, जरूरत है उसे पहचानने की। अगर लिलियन जैसे लोग अपने टैलेंट को बीमारी के बाद भी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो हम भी अपने अंदर की हिम्मत को पहचान कर किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं। ये थी द माइंड्स आई की पहली कहानी, साइट रीडिंग। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जो अपनी जिंदगी, अपनी भाषा और खुद को दोबारा याद करती है। चैप्टर 2, रिकॉल टू लाइफ। तैयार हो जाइए, ये किताब आपकी सोच को ही नहीं, आपके नजरिए को भी बदल देगी। पैट की जिंदगी पहले एक खुली किताब की तरह थी। एक माम, एक प्रोफेशनल, एक खुशमिजाज इंसान। लेकिन अचानक एक दिन उसकी जुबान ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बोलना भूल गई। वो अपने बच्चों के नाम तक नहीं पहचान पाई। हर शब्द जैसे दिमाग से मिट गया था। उसके साथ हुआ था स्ट्रोक, और स्ट्रोक ने उसकी याददाश्त के उस हिस्से को चुप करा दिया जहां भाषा और पहचान रहती थी। अब जरा सोचिए, सुबह उठें और अपनी पहचान तक याद ना हो, बोलना आए ना समझना, हर चेहरा अजनबी लगे, हर शब्द अनजाना। पैट की जिंदगी उस दिन रुक गई थी, लेकिन ओलिवर सैक्स के साथ उसकी जर्नी यहीं से शुरू हुई। पैट को फिर से जिंदगी में वापस लाने का काम आसान नहीं था। हर रोज उसे चीजें फिर से सिखाई जाती। ये कप है, ये पानी है, तुम्हारा नाम पैट है। शुरू में पैट बस देखती रहती, बिना समझे, बिना जवाब दिए। लेकिन फिर एक दिन उसने अचानक एक शब्द बोला, माँ। बस वहीं से उसकी दोबारा जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगीं, शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ने लगीं। ओलिवर सैक्स कहते हैं, पैट सिर्फ शब्द नहीं सीख रही थी, वो अपनी पूरी पहचान को दोबारा बना रही थी। अब जरा इसे साइकोलॉजिकल तरीके से समझते हैं। जब किसी इंसान को स्ट्रोक होता है तो ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है। पैट का जो हिस्सा डैमेज हुआ था वो भाषा और मेमोरी से जुड़ा हुआ था, लेफ्ट हेमिस्फीयर का लैंग्वेज सेंटर। पर दिमाग की एक गजब की बात है, अगर एक हिस्सा बंद हो जाए तो दूसरा हिस्सा उसकी जिम्मेदारी उठाने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। पैट का दिमाग धीरे धीरे नए न्यूरल रास्ते बना रहा था, जहां पुरानी यादें नए सर्किट से जुड़ रही थीं। मतलब पैट अपने ही दिमाग के अंदर एक नया रास्ता बना रही थी, जिंदगी में वापस लौटने का रास्ता। सोचिए, जिस औरत को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं थे, जिसे A-B-C तक दोबारा सिखानी पड़ी, उसने सालों की मेहनत और हिम्मत से अपनी आवाज दोबारा पाई। पैट सिर्फ शब्द नहीं बोल रही थी, वो अपने अंदर के भरोसे को जिंदा कर रही थी। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम किसी बुरे हादसे से गुजरते हैं या कोई बड़ा झटका लगता है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पैट की कहानी हमें बताती है, कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक आप हार नहीं मानते। पैट की कहानी सिर्फ न्यूरोसाइंस की नहीं है, ये उम्मीद और जिद की कहानी है। हमें याद दिलाने वाली कहानी कि दिमाग कितना भी टूट जाए, अगर दिल में हिम्मत है तो हम दोबारा जीना सीख सकते हैं। हर बार जब आप थक जाएं या लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो पैट को याद कीजिए, उसने अपनी जिंदगी को वापस बुला लिया, रिकॉल टू लाइफ किया। चैप्टर 3, फेस ब्लाइंड। सोचिए, आप अपने किसी करीबी दोस्त से मिलते हैं, वो आपको हंसकर देखता है और आप उसे पहचान नहीं पाते। फिर सोचिए, आप शीशे में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, ये कौन है? यही हाल था खुद इस किताब के लेखक डॉक्टर ओलिवर सैक्स का। जी हाँ, वो न सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट थे बल्कि इस बीमारी के शिकार भी थे। उन्हें था प्रोसोपैग्नोसिया, यानी फेस ब्लाइंडनेस, जहां इंसान चेहरे पहचानने में असमर्थ होता है। ओलिवर सैक्स की जिंदगी में हर चेहरा एक पहेली बन चुका था। घर के लोगों, साथ काम करने वालों, यहाँ तक कि अपनी ही तस्वीर को वो पहचान नहीं पाते थे। हम सबके लिए किसी का चेहरा पहचानना एक आसान सी बात लगती है, लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी माँ और किसी अजनबी को एक साथ खड़ा देखें और आपको पता ही न चले कि आपकी माँ कौन है। डॉक्टर सैक्स को ऐसा ही महसूस होता था। वो आवाज, कपड़ों के रंग या चलने के ढंग से लोगों को पहचानने की कोशिश करते। कभी गलती से किसी अजनबी को हेलो कह देते,
कभी अपने ही दोस्त को अनदेखा कर देते। यह परेशानी सिर्फ शर्मिंदगी नहीं देती थी, बल्कि अकेलेपन और आत्मसंदेह से भर देती थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये होता क्यों है। हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है, फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया, FFA। ये हिस्सा चेहरे के पैटर्न को डिटेक्ट और रिकॉग्नाइज करता है। मतलब कोई मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें कैसी हैं, चेहरा कितना लंबा है। लेकिन जिन लोगों को प्रोसोपाग्नोसिया होता है, उनका ये हिस्सा ठीक से काम नहीं करता। उनके लिए हर चेहरा एक जैसे आंख, नाक, होंठ का पजल बन जाता है, जिसे वो सुलझा ही नहीं पाते। ऑलिवर सैक्स ने अपने मरीजों के अनुभव लिखे, लेकिन उन्होंने अपने अपने ही अनुभव को भी नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें पता था साइंस सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी समझने का रास्ता है। ऑलिवर सैक्स अपनी कंडीशन को एक कमजोरी नहीं मानते थे, बल्कि एक जिज्ञासा का रास्ता। उन्होंने इसे लेकर रिसर्च की, दूसरों के केस समझे और एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से अपनी तकलीफ को एक्सप्लोर किया। उन्होंने एक बार लिखा था, जब मैं खुद को पहचान नहीं पाया तो मैंने दूसरों को गहराई से समझना शुरू किया। सोचिए, जिस चीज ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया था, उसी चीज ने उन्हें एक महान न्यूरोलॉजिस्ट बना दिया। इंसान वही नहीं जो वो देखता है। ऑलिवर सैक्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी चीज को नहीं देख सकते तो उसे समझने के और भी रास्ते होते हैं। चेहरों को पहचानना भले ही मुश्किल था, लेकिन वो इंसानों की भावनाओं, बॉडी लैंग्वेज और आवाज से एक गहरी समझ बना लेते थे। उनकी पहचान एक फेस ब्लाइंड इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपनी कमजोरी को क्यूरियोसिटी में बदल दिया। चैप्टर 4, स्टीरियो सू। जब दो आंखें एक साथ नहीं देख पाती, एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, आप चल रहे हैं एक पहाड़ी रास्ते पर, एक चट्टान किनारे से लटक रही है और आप अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि वो कितनी दूर है। अब सोचिए, कोई गेंद आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप उसकी गहराई या दूरी नहीं पकड़ पाते। आपके पास दो आंखें हैं, लेकिन फिर भी आप दुनिया को 3D में नहीं देख पाते। ऐसा ही था सू बैरी के साथ, और लोग उन्हें कहते थे स्टीरियो सू। सू बैरी बचपन से ही एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट थीं। वो दूसरों के दिमाग को समझती थीं, लेकिन अपने ही दृष्टि की सीमा को नहीं जानती थीं। उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो दुनिया को 2D में देख रही हैं, जैसे एक फ्लैट तस्वीर। उन्हें कभी गहराई का अनुभव ही नहीं हुआ था। लोग जब कहें वो चीज थोड़ी आगे है, तो वो सोचती, आगे मतलब कितना? सू को एक कंडीशन थी, स्ट्रैबिस्मस, मतलब दोनों आंखें एक साथ फोकस नहीं कर पाती थीं। वो सोचती थीं यही दुनिया है, फ्लैट, प्लेन, बिना गहराई के। लेकिन सब कुछ बदला जब वो 40 साल की उम्र में एक विजन थेरेपिस्ट से मिली और उन्होंने वो थेरेपी शुरू की, जो उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा बन गई। जब हम दो आंखों से कुछ देखते हैं, तो दोनों आंखें एक स्लाइटली अलग एंगल से चीजों को कैप्चर करती हैं। दिमाग दोनों तस्वीरों को जोड़ता है और हमें डेप्थ परसेप्शन देता है, यानी 3D विजन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीरियोप्सिस। लेकिन सू जैसी स्थिति में जब दोनों आंखें समन्वय में नहीं होती, तो दिमाग एक ही आंख की तस्वीर को प्रोसेस करता है और दूसरी को इग्नोर कर देता है। यही कारण था कि सू को कभी डेप्थ महसूस नहीं हुई। लेकिन दिमाग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी बदलाव की ताकत। हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। सू बैरी ने अपने 40वें साल में दुनिया को पहली बार 3D में देखा। जब पहली बार उन्होंने स्नोफॉल होते देखा, तो फ्लेक्स को उड़ते हुए, लहराते हुए, अपनी तरफ आते हुए महसूस किया। उनकी आंखें भले ही सालों तक कोऑर्डिनेशन में न थीं, लेकिन उनका हौसला, उनकी जिज्ञासा और उनकी उम्मीद जुड़ी रही। उन्होंने खुद की कंडीशन को समझा, उसे बदला और फिर दुनिया को नए नजरिए से जीना शुरू किया। हम सब सोचते हैं अब बहुत देर हो गई, या अब क्या फायदा। लेकिन सू की कहानी एक सबूत है, देर कभी नहीं होती अगर इरादा पक्का हो। सू बैरी की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जो कमी हमें पता भी नहीं होती, वो भी पूरी की जा सकती है, अगर हम उसे समझें और सुधारने की कोशिश करें। स्टीरियो सू ने न सिर्फ अपने विजन को बदला, बल्कि अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी जिंदगी को भी। उनकी कहानी सिर्फ मेडिकल साइंस की नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत की कहानी है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने से डरें, तो सू को याद करना, अगर वो 40 की उम्र में 3D देखना सीख सकती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चैप्टर 5, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या आप अपनी आंखों के बिना दुनिया देख सकते हैं? सोचिए, आप सुबह उठे और आपकी आंखें अंधेरे से भरी हों, ना कोई चेहरा दिखे,
ना कोई रंग, ना पेड़, ना आसमान, बस एक खालीपन। अब सोचिए, क्या आप ऐसे में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर दूसरों के चेहरों की कल्पना कर सकते हैं? बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसी असंभव को सच्चाई में बदला एक आदमी ने, जिसका नाम था जॉन हुल। जॉन हुल एक सम्मानित शिक्षक और लेखक थे। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होती चली गई और अंत में 1983 में वो पूरी तरह से अंधे हो गए। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक आत्मिक झटका था। एक दिन वो बैठे थे अपने कमरे में और बाहर बारिश हो रही थी। उन्हें आवाजें सुनाई दी, बूंदों की, टपकने की, सरसराहट की, और तभी उन्हें महसूस हुआ, अब मुझे चीजें देखनी नहीं, महसूस करनी होंगी। आवाजों से एक तस्वीर बनानी होगी। जॉन ने ब्लाइंड होने के बाद खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस अनुभव को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, अपने रिकॉर्डिंग्स में, अपनी किताबों में। उनकी सबसे मशहूर किताब थी टचिंग द रॉक, जिसमें उन्होंने ब्लाइंडनेस के साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलुओं को शेयर किया। जब आंखें जाती हैं तो दिमाग क्या करता है? जब कोई इंसान अंधा होता है तो सिर्फ उसकी आंखें काम करना बंद करती हैं, लेकिन दिमाग नहीं। हमारा दिमाग एक बेहद अडेप्टेबल मशीन है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जॉन हल जैसे लोगों में दिमाग ने दूसरे सेंसेस को और तेज कर दिया। सुनना, महसूस करना, सूंघना, कल्पना करना। दिमाग ने एक नई तरह की दुनिया बनानी शुरू की, जहां आवाजें, स्पर्श और सोच मिलकर विजुअल मेमोरी को जिंदा रखती हैं। हल ने बताया कि कैसे ड्रीम्स में वो अब भी देख पाते हैं, कैसे पुराने चेहरों को वो ध्वनि और स्मृति के जरिए दोबारा जीते हैं। किसी के लिए भी पूरी तरह अंधा हो जाना जिंदगी का सबसे बड़ा डर हो सकता है, लेकिन जॉन हल ने उसे एक नए अनुभव में बदला। उन्होंने ब्लाइंडनेस को वीकनेस नहीं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखें खोई हैं, लेकिन शायद अब मैं ज्यादा गहराई से देख रहा हूं। उन्होंने दुनिया को बताया कि देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, सोचने से, महसूस करने से और समझने से भी होता है। हम सब जब किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो पहले टूटते हैं, लेकिन फिर अगर चाहें तो हम नया रास्ता बना सकते हैं। जॉन हल की तरह हम भी अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। चैप्टर 6, परसिस्टेंस ऑफ विजन, हमें बताता है कि देखने की शक्ति सिर्फ आंखों में नहीं, नजरिए में होती है। जॉन हल जैसे लोग हमें सिखाते हैं, जब सब कुछ खो जाए तब भी कुछ बचा रहता है, और वही बचा हुआ हिस्सा, हमारी सोच, हमारी आवाज, हमारी कल्पना, हमें दोबारा उठने की ताकत देता है। तो अगर कभी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तो जॉन हल को याद करना। अगर वो अंधेरे में भी किताबें लिख सकते हैं, दुनिया से बात कर सकते हैं, तो आप और मैं भी किसी भी मुश्किल से उभर सकते हैं। चैप्टर 6, द माइंड्स आई, दिमाग की वह ताकत जो आंखों से भी ज्यादा देख सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी आंखें ठीक से देख तो रही हों, लेकिन दिमाग में कोई तस्वीर बन नहीं रही? यानी आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, न ही उनके अर्थ को पकड़ पा रहे। सोचिए, अगर आपकी आंखें काम कर रही हों, लेकिन आपकी सोच ने आपको देखना बंद कर दिया हो। ऐसे भी हो सकता है क्या? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी आंखें दिखाती थीं, पर दिमाग ने देखना बंद कर दिया। डॉक्टर वर्जिल एक तगड़ा इंसान था, मगर एक दिन उनके दिमाग में चोट लग गई। उनकी आंखें ठीक थीं, लेकिन उनका दिमाग चीजों को पहचानने में असमर्थ हो गया। उन्हें दुनिया की पहलुओं को समझने में दिक्कत होने लगी। एक फूल देखते तो उसे फूल के रूप में नहीं देख पाते, बल्कि केवल रंग और आकार के टुकड़े ही दिखते। उनकी आंखें काम कर रही थीं, लेकिन उनका दिमाग देखना छोड़ चुका था। ओलिवर सैक्स ने उनकी कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि यह दिमाग की एक बहुत ही खास कंडीशन थी, विजुअल एग्नोसिया, मतलब दिमाग की वो कमजोरी जिसमें व्यक्ति आंखों से देखता है लेकिन चीजों की पहचान नहीं कर पाता। हमारी दृष्टि सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। आंखें सिर्फ इमेजेस भेजती हैं, पर असली काम करता है हमारा दिमाग। दिमाग इन इमेजेस को प्रोसेस करता है, पहचानता है और उनका मतलब समझाता है। लेकिन कभी कभी दिमाग की चोट, बीमारी या खराबी के कारण ये प्रोसेस टूट जाता है। ऐसे में आंखें तो सही काम करती हैं, पर दिमाग उन इमेजेस को पहचान नहीं पाता। इसी वजह से डॉक्टर वर्जिल जैसे लोगों को आसपास की चीजें समझने में बहुत मुश्किल होती है। अगर डॉक्टर वर्जिल ने इस अंधेरे में भी नई रोशनी देखी, ये कहानी सिर्फ मेडिकल मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की भी है। डॉक्टर वर्जिल ने अपने दिमाग की कमजोरी को स्वीकारा और नए तरीके से सीखना शुरू किया। उन्होंने खुद को खुद से जुड़ने दिया, नई दुनिया को महसूस किया। उन्होंने सीखा कि देखना सिर्फ आंखों से नहीं,
दिल और दिमाग से भी होता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दिमागी अंधेरे आते हैं जब हम चीजों को सही से नहीं देख पाते, समझ पाते। लेकिन डॉक्टर वर्जिल की तरह हम भी अपने अंदर की रोशनी खोज सकते हैं। चैप्टर 6 द माइंड्स आई हमें यह सिखाता है कि हमारी परसेप्शन की ताकत कितनी ज्यादा है। यह सिर्फ आंखों की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और दिल की भी बात है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक चैलेंज है जिसे आप सीख कर, समझ कर और अपना कर पार कर सकते हैं। डॉक्टर वर्जिल की कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हम अपने दिमाग की आंखों को खोलते हैं तो दुनिया की हर चीज में नई खूबसूरती और अर्थ दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ी ताकत हमारे दिमाग में होती है, हमारी सोच में होती है। जब हम अपनी दिमाग की आंख खोलते हैं तो हम अंधेरों में भी रोशनी देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खोज ये है कि असली देखने की शक्ति हमारी परसेप्शन यानी समझ में है, न कि सिर्फ हमारी आंखों में। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर ऑलिवर सैक्स ने अपने केस स्टडीज के जरिए ये बताया कि कैसे हमारा दिमाग कभी कभी आंखों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमें सही मायनों में देखना सिखाता है। अगर आज आपने ये सीखा है कि आपकी सोच को बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। हर मुश्किल में छुपा होता है एक मौका, और हर अंधेरे के बाद आती है नई रोशनी। तो चलिए अपने दिमाग की आंख खोलिए, नई नजरिए से दुनिया देखिए और खुद को बेहतर इंसान बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हम आपके साथ हैं इस सफर में, जहां हर कहानी आपके दिमाग को खोलने और आपकी सोच को बड़ा करने में मदद करेगी। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।